स्वागत करता हूं आप सभी का वापस से हर्षित सर के साथ एक और लेक्चर में। और आज मैं आपके लिए बिल्कुल ब्रांडेड, बिल्कुल नया नवेला, बहुत ही शानदार सा लेक्चर लेके आया हूं। और दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पुराने टॉपिक में क्या क्या बात कर ली, क्या क्या चीज़ थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। सबसे पहले तो मैं जरा आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि पृथ्वी के ऊपर इतनी सारी वैरायटीज़ उपस्थित होती है तो उनका वर्गीकरण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इतनी सारी प्रजातियाँ अगर पृथ्वी पर होगी तो कहीं ना कहीं उनका वर्गीकरण करना भी उतना ही आवश्यक होगा। और दोस्तों, आवश्यकता की बात तो ऐसी है कि हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर इन्हीं सभी चीज़ों का वर्गीकरण अगर हमने कर दिया तो फिर हमारे लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने और हम लोगों ने बहुत ही पुराने अपने जो लेक्चर्स थे अभी उसके अंदर हमने बेसिकली सब कुछ डिस्कस किया अच्छे से। हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि आखिर प्रकृति के अंदर जो भी जीव पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण हम किस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग कई बार बात करते हैं कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोट तो उपस्थित हो सकते हैं जिन्हें हम मोनेरा के अंदर रखते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं जीवाणुओं के बारे में, याद होगा सब कुछ बहुत ही अच्छे से। दोस्तों, मगर यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि बेटा क्या एक चीज़ हो सकती है कि दोस्तों, क्या एक कोशिकीय यूकैरियोट हो सकते हैं? क्या एक कोशिकीय यूकैरियोट हो सकते हैं? दोस्तों, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर अंतर आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर है। मगर मेरा अभी आपसे जो कहना है वो ये कि क्या आप किसी एक कोशिकीय यूकैरियोट को जानते हो कि जिसके अंदर एक ही कोशिका हो और वो यूकैरियोटिक हो, यानी कि एक कोशिका पाई जाए और वो कैसा है, वो यूकैरियोटिक। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो 100% याद आ रही होगी कि सर ऐसा कोई चीज़ जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोट तो सर आपने बताया जिसका नाम है मोनेरा। सर आपने बहुकोशिकीय यूकैरियोट भी बताए, सर पादप और जंतु, मगर सर आखिर एक कोशिकीय यूकैरियोट कौन से हो सकते हैं? दोस्तों, एक कोशिकीय यूकैरियोट में आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे उसका नाम है, बिल्कुल सही समझे, उसका नाम है प्रोटिस्टा। बड़ा ही स्मार्ट सा फैंसी सा नाम, और नाम क्या है? प्रोटिस्टा। सो स्वागत करेंगे जरा इस प्रोटिस्टा का सभी के साथ। अब जरा इस प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूं तो इसके कुछ उदाहरण तो आपने सुन रखे हैं। मैं आपसे क्राइसोफाइट्स के बारे में बोलूं, आपको सर ये क्या होते हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं अगर आपसे बात करूं डायनोफ्रेजिलेट्स की तो आप कहोगे सर ये क्या होते हैं? बिल्कुल सही है। मगर अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ अमीबा के बारे में, हम बात करें यूग्लिना के बारे में, हम बात करें पैरामीशियम के बारे में, तो शायद ये कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम में से कोई ना कोई एक नाम तो आपने 100% सुन रखा होगा। हम हमेशा बोलते हैं अमीबा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका? प्रोटिस्टा का। दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय होता है और इसमें पहचानने में, समझने में कभी भूल मत करना कि अमीबा होता है यूकैरियोट, प्रोकैरियोट नहीं है। अमीबा है यूकैरियोट। यूकैरियोटिक का मतलब जो अमीबा है उसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाएगी और सारे के सारे कोशिकांग होंगे। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क क्या होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूकैरियोटिक वो होते हैं जिसके अंदर सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, बहुत ही अच्छा सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। और जब बहुत ही अच्छा सुविकसित केंद्रक पाया जाए तो वो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कि आप ये बात बोलते भी हो कि सर यूकैरियोटिक कोशिका वो होगी जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होंगे। और दोस्तों, सभी कोशिकांग उपस्थित वाली जो कहानी है वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर सभी कोशिकांग उपस्थित हैं इसका मतलब इसके अंदर केंद्रक सुविकसित है। बात सही है? केंद्रक कैसा है? सुविकसित, वेल डिफाइंड केंद्रक है। पता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सबसे बड़ा फर्क केंद्रक का ही होता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं होता। अनुपस्थित मत बोलिएगा, अनुपस्थित नहीं बोलेंगे। अनुपस्थित का मतलब तो होता ही नहीं है। तो आप बोलते हैं पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर और पूरा विकसित केंद्रक पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक के अंदर। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल सीधा। ठीक है। अब दोस्तों, प्रोटिस्टा एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्रोटिस्टोस। क्या नाम है? प्रोटिस्टोस। तो प्रोटिस्टा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा एक ग्रीक वर्ड से प्राप्त किया है, ग्रीक शब्द
और वो ग्रीक शब्द क्या है? प्रोटेस्टोस। दोस्तों इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हैं सबसे पहले। ठीक है, यानी कि हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव में, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव में कोई एक मध्यस्थता का कोई डेवलपमेंट का एक प्रोसेस करता है पूरा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बिल्कुल सही, जिसे हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा एक मध्यस्थता का क्रम है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक से एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक डेवलप हुए हैं, तो बीच में कोई एक ऐसी चीज़ जो प्रोकैरियोटिक से जो ज़्यादा विकसित हो और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक से कम विकसित हो, वो क्या है? प्रोटिस्टा। बात सही है दोस्तों। इसमें उत्तक वुत्तक कुछ नहीं पाए जाएंगे क्योंकि एक कोशिकीय होगा, यानी कि आप ये बात बोल सकते हैं, ये इसमें उत्तक क्या होंगे? अनुपस्थित। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सुविकसित बाउंड्री होगी वो अनुपस्थित होगी। ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, सुविकसित बाउंड्री। दोस्तों आप लोग ये चीज़ कह सकते हो कि प्रोटिस्टा जो होता है ना, वो कुछ कुछ लक्षण तो पादप के रखता है और कुछ कुछ लक्षण जंतुओं के भी रखता है, यानी कि ये स्वयंपोषी भी हो सकता है और दोस्तों विषमपोषी भी हो सकता है। ये खुद का पोषण खुद भी कर सकता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी उपस्थित हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं प्रॉपर प्रोटिस्टा की आपसे बात करूं तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा कि ये अधिकांशतः कैसे होंगे? ये होंगे समुद्री। ठीक है, जल में पाए जाएंगे। दोस्तों दोनों ही प्रकार के जल में मिल सकते हैं आपको। ये आपको स्वच्छ जल यानी कि मीठे पानी में भी मिल सकते हैं और खारे में भी मिल सकते हैं, मतलब आपको नदी के पानी में भी मिल सकते हैं और समुद्र में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मीठे व खारे पानी में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गई बात? अगली चीज़ दोस्तों, आप प्रोटिस्टा के लिए एक बात और बोलते हो, क्या? कि इसके अंदर उत्तक प्रकार का जो तंत्र है वो अनुपस्थित होगा, उत्तक अनुपस्थित होंगे इसके अंदर। सो आप बोल सकते हो उत्तक तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। बात सही है दोस्तों। इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि मैंने बोला पादप और जंतु दोनों के लक्षण इसके अंदर पाए जा सकते हैं। मैं ये वाला पॉइंट और लिख देता हूं अगर आपको क्लियर रहे तो, पादप व जंतु दोनों के लक्षण हो सकते हैं या दोनों में किसी एक के लक्षण हो सकते हैं। तो पादप के लक्षण होंगे या जंतु के लक्षण होंगे, दोनों में से किसी एक के लक्षण हो सकते हैं। या तो आपको इसमें लक्षण मिल सकते हैं पादप के, या आपको इसमें लक्षण मिल सकते हैं जंतु के। जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ पोषण के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ पोषण के बारे में, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। अगर ये प्रकाश संश्लेषी होंगे तो इसके अंदर पर्णहरित पाया जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो ये भी आप बात बोल सकते हो कि क्लोरोफिल उपस्थित होगा अगर इसमें प्रकाश संश्लेषी होगा तो मैं इसी पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप प्रकाश संश्लेषी की बात करें तो आप बात कर सकते हैं डायनोफ्लैजेलेट की, ये उदाहरण है, टाइप होते हैं। या फिर दोस्तों ये विषमपोषी भी हो सकते हैं, या कैसे हो सकते हैं? विषमपोषी भी, और विषमपोषी हो सकते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्टा। ये उदाहरण है दोनों के, तो आप उदाहरण याद रखिएगा। दोस्तों अगली चीज, दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति भी हो भी सकती है, नहीं भी। तो दोस्तों कोशिका भित्ति इसमें प्रेजेंट भी हो सकती है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका भित्ति आपको नहीं भी मिले। आपको अमीबा के अंदर कोई कोशिका भित्ति नहीं मिलती, मगर अगर मैं आपसे डाई एटम्स की बात करूं, क्राइसोफाइट्स की बात करूं, तो आपको वहां पे सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति मिल सकती है जिसके अंदर सिलिका उपस्थित हो सकता है।
तो ये वाला एक इसके अंदर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगली बात दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं गति की बात करूँ तो गतिशील में ये गतिशील भी हो सकते हैं, और जो गतिशील हो सकते हैं दोस्तों किस किस से, या तो हो सकते हैं पक्षमाप। पक्षमाप का मतलब होता है सीलिया, या दोस्तों इसके अंदर उपस्थित हो सकती है कशाभिका, जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला, या दोस्तों इसके अंदर एक और चीज सूडोपोडिया, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। अगर मैं सीलिया की बात करूं तो आपको पैरामीशिया में एक उदाहरण हो सकता है, अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो युगलिना, सॉरी फ्लैजिला की बात करें तो युगलिना, और दोस्तों सूडोपोडिया की बात करें तो अमीबा। ये तीनों चीज लगभग आपको याद रखनी है। मतलब आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्रोटिस्टा के बारे में एक बात बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से सबको दिख भी रही होगी कि इसके अंदर कुछ कुछ लक्षण पादप के हैं, कुछ कुछ जंतु के हैं। ये विभिन्नता बहुत दिखाता है दोस्तों विभिन्नता बहुत दिखाने का मतलब यह है कि प्रकृति के ऊपर ये पाया तो जाता है, मगर इसके अंदर विभिन्नता ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आपको मिल सकते हैं। सोच के देखिएगा, अगर ये फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, यानी कि नदी के पानी में भी मिल रहा है, और समुद्री वातावरण के अंदर भी मिल रहा है, यानी कि समुद्र के पानी में भी मिल रहा है, तो इसके अंदर कितनी बड़ी खासियत होगी। क्योंकि दोनों के अंदर एक जगह नमक की सांद्रता अधिक, एक जगह नमक की सांद्रता कम होती है। आपको पता होगा घर में भी कई बार होता है मीठा और खारा पानी, तो मीठे और खारा पानी में मेरे ख्याल से आपको फ़र्क बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। खारे पानी से नाके देखना पता लग जाएगा, मीठे पानी से नाके देखना पता लग जाएगा दोनों के अंदर कि आपकी त्वचा के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बात बताई वो बात थी प्रोटिस्टा के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम लोगों ने ये बात क्लियर की कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं। एक ग्रीक वर्ड से इनका मतलब निकला है जिसका नाम होता है प्रोटिस्टोस। तो प्रोटिस्टोस का मतलब होता है कि प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा होंगे वो जनरली एक कोशिकीय और यूकैरियोट होंगे। ये प्रकाश संश्लेषी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये गतिशील भी हो सकते हैं। गति किसी भी प्रकार से हो सकती है, पक्षमाप के द्वारा भी, कशाभिका के द्वारा भी, ये सूडोपोडिया के द्वारा भी। इनके ऊपर कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये स्वयंपोषी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब आप एक चीज़ देखो, समझिएगा इसने अपने आप को कितना मॉडिफिकेशन किया है। और दोस्तों इसके बहुत सारे उपयोग हम लोग डेली रूटीन में भी करते हैं, ठीक है। बहुत सारे उपयोग मैं बताऊंगा अभी आपको, आप कहाँ कहाँ इनका उपयोग करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम उपयोग तो करते हैं मगर हमें पता नहीं लगता, अच्छा ये यहाँ भी यूज़ में नहीं जाता। ऐसी सी बात है बस, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कि जो भी बात अभी तक मैंने आपसे की है वो सारी बात में से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। सो हम लोग प्रोटिस्टा को स्टार्ट कर चुके। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर कितने प्रकार के प्रोटिस्टा होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की, कि क्राइसोफाइट एक प्रोटिस्टा का टाइप होता है। क्या होता है? क्राइसोफाइट। देखो डायटम्स भी होता है ये। तो आइए ज़रा इसको भी बहुत ही सलीके से देख लें। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर हमेशा की तरह एक कदम और आगे। जी हाँ, तो चले आगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपसे जिसके चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को बहुत ही आसानी से कर सकता है। अब दोस्तों जिस प्रकार के प्रोटिस्टा की आज हम बात करेंगे उसका नाम है क्राइसोफाइट। क्या नाम है? क्राइसोफाइट। दोस्तों इसको क्राइसोफाइटा भी बोल सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों? क्राइसोफाइट बोलिए, या फिर आप इसको एक नाम और बोल सकते हो, डायएटम। ठीक है दोस्तों इसको गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। गोल्डन यानी कि सुनहरी एल्गी, तो इसका नाम एक नाम और हो सकता है गोल्डन एल्गी। और दोस्तों इसको आभूषण कहा जा सकता है, यानी कि समुद्र का आभूषण। देखिए जरा कितने सारे नाम हैं। इसको बोला जा सकता है समुद्र का आभूषण, ज्वेल ऑफ सी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का, वो लेक्चर का टॉपिक क्या है? क्राइसोफाइट्स या फिर डायएटम्स। तो ये हम डालेंगे पॉइंट नंबर ए।
पहला दोस्तों, क्राइसोफाइट सबसे पहले तो होते क्या है दोस्तों, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति होती है इनकी सेल्यूलोज की। किसकी होती है? तो एक एक पॉइंट लिखेंगे अपन और उस पॉइंट को मैं समझाऊंगा फिर आपको। दोस्तों याद रखिएगा पहला पॉइंट कि इसके अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका जो भित्ति है वो क्या होगी दोस्तों? उपस्थित होगी। अब तो आपको पता है हर्षित सर ने प्रेजेंट लिखा, तो इसका मतलब हर्षित सर ने प्रेजेंट कर दिया, मतलब उपस्थित कर दिया। ठीक है दोस्तों, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती है जिनको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा पूरा लिखना ठीक है, कभी कभी शॉर्ट एंड स्वीट। डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में लिख देते हैं। ठीक है, जब डॉक्टर लिखते हैं ना पर्ची भैया, तो केवल उसको ही समझ में आती है जिसने पर्ची डॉक्टर ने लिखी है। कई डॉक्टर तो ऐसे लिखते हैं, देखा है आपने लिखते हुए, यूं यूं करके यूं यूं कर देते हैं। अब हमें भी कई बार लगता है, हमने कहा भाई इसने लिखा क्या है। मगर दोस्तों देखना, कभी भी आप दुकान वाले के पास जाओगे और जो दुकान वाला उसकी पर्ची हमेशा देखता है, वो कहेगा ओहो डॉक्टर साहब ने ये वाली दवाई लिखी है, ये तो ये लो ये मेरी। तो ये होता है यार, ये वाली बात तो होती है। मतलब ये बात तो बहुत ही परफेक्ट है कि आप लोग जब भी किसी भी चीज़ को देखोगे तो आपको पता लग जाता है, आपको दिख जाता है कि एग्जैक्टली ये कैसे है। तो सबसे पहली बात तो कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित। दोस्तों कोशिका भित्ति बनी होती है इसमें सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज से क्या होती है दोस्तों? ये निर्मित होती है। मगर दोस्तों सेल्यूलोज से निर्मित होने के बाद इसके अंदर कुछ कुछ स्थल पे सिलिका भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्थल पर सिलिका उपस्थित होती है। सिलिका क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दोस्तों सिलिका ना एक्चुअली इसको बहुत ही ज़्यादा कठोर बना देती है। मतलब सिलिका की प्रेजेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलिका इसको बना देगी बहुत ज़्यादा कठोर। तो सिलिका की उपस्थिति डायटम्स के बारे में अपने आप में अलग है। दोस्तों बहुत सारी अलग अलग आकृति की आपको संरचना मिलती है। तो आप ये बात कह सकते हो कि संरचना विभिन्न आकृति की होती है, इसमें विभिन्न आकार या आकृति के होते हैं। जैसे दोस्तों ये आपको आयताकार भी मिल सकता है, आयताकार, ये आपको गोल भी मिल सकता है, ये आपको त्रिभुजाकार भी मिल सकता है, ये आपको नुकीला भी मिल सकता है। यानी कि किसी भी आकार और किसी भी आकृति का आपको डायटम्स मिल सकता है, किसी भी आकार का। और पता है इसके अंदर रंग इतने सुंदर होते हैं कि देखने में इनको बहुत अच्छा लगता है, तभी हमने इससे क्या बोला? समुद्र का आभूषण बोला। बहुत अच्छा नाम है इसका। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलिका होती है इसकी उपस्थिति जैसे ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो याद रखिएगा जो कुछ स्तर पर सिलिका उपस्थित है जो इसे क्या कर देगी? कठोर कर देती है। अब कठोरता के बारे में तो आप जानते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? 100% सब कुछ बातें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोस्तों एक्चुअली डायटम्स की अगर आप संरचना देखते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये कुछ ऐसा होता है जैसे समुद्र, वो जैसे साबुनदानी बोलते हैं हम, यानी कि सोप बॉक्स। यानी कि दोस्तों ये साबुनदानी या सोप बॉक्स के आकार की होती है। सोप बॉक्स, सबको पता है सोप बॉक्स को क्या बोलते हैं? साबुनदानी। तो साबुनदानी का आकार हो सकता है। ठीक है, अब साबुनदानी कैसे होती है देखो, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ऐसी होती है साबुनदानी। एक ऐसे नीचे होता है ये, और दोस्तों एक इसमें होता है ऐसे ऊपर। ऐसे होता है ना भाई सोप बॉक्स, एक नीचे होता है जिसमें आप साबुन रखते हो, एक ऊपर की तरफ कवर होता है उसका। तो दोस्तों जो ऊपर वाला है इसको तो आप बोलते हो एपिथिका। क्या बोलते हो? एपिथिका। और जो नीचे वाला है दोस्तों इसको आप बोलते हो हाइपोथिका। हाइपोथिका। दोस्तों थिका मतलब आप मान सकते हो, थिका मतलब होता है एक परत। तो दो प्रकार की परत होती है, एक होती है एपिथिका, एक होती है हाइपोथिका। हाइपोथिका होगी नीचे वाली, एपिथिका होगी ऊपर वाली। तो याद रखिएगा एपिथिका जो होगी दोस्तों ये उपस्थित होगी ऊपर की तरफ और हाइपोथिका उपस्थित होगी नीचे की तरफ। मैं अभी आपको इसका रोल भी बताऊंगा, मगर अभी तो बस इतनी बात याद रखिएगा कि इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से मिलती है जैसे साबुन का बॉक्स, सोप का बॉक्स। तो सोप के बॉक्स के समान आपको इसकी आकृति मिलेगी जिसमें ऊपर वाला होगा एपिथिका, नीचे वाला होगा हाइपोथिका। बताइए बात क्लियर? दोस्तों मैं अगर आपको पूरे डायटम्स की बात करूं तो पूरे के पूरे क्राइसोफाइट्स के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो हो गया इसका डायटम। तो उदाहरण के लिए आप याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ उदाहरण में लिख रहा हूँ। एक तो हो गया डायटम, ठीक है, एक हो गया साइक्लोटेला, और एक हो जाएगा नेविक्यूला। नेविक्यूला, ये तीन उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, चलें अब जरा एक स्टेप और आगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो होता क्या है, हम एक वर्ड बोलते हैं जिससे हम होते हैं किसलगर।
इसका मतलब होता है डायएटोमेशियस अर्थ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम बोल रहे हैं वर्ड को किसलगर, और दोस्तों इसको दूसरा नाम होता है डायएटोमेशियस अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। तो ये वो वाला अर्थ नहीं है जिसका मीनिंग बात करते हैं, ये है पृथ्वी। अब होता क्या है दोस्तों, हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि कई बार, और कई बार तो क्या ये बात तो होगी, डायटम्स की मृत्यु भी हो जाएगी। भाई इस पृथ्वी के ऊपर चीज़ें अमर तो है नहीं, तो मान लो इसकी मृत्यु हो गई और डायटम्स मर गया। अब डायटम्स मर जाता है तो वैसे तो ये आपको समुद्र के ऊपर पाया जाएगा परत के रूप में, मगर जब मर जाएगा ना ये, तो एक्चुअली कोशिका भित्ति इनकी थोड़ी सी भारी भी रहती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी रहती है। और कोशिका भित्ति भारी और स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके अंदर उपस्थित है सिलिका। अब इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो आपका डायटम्स है, ये डायटम्स क्या होंगे, जो नीचे की तरफ आ जाएंगे बिल्कुल। मतलब नीचे की तरफ, आप मेरी बात समझे, जैसे मान लो ऊपर की तरफ है और मर गए, मरने के बाद धीरे 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 ये समुद्र के नीचे और तलहटी पे आ जाएंगे, और तलहटी पे आने के बाद एक पठार के समान संरचना बना लेंगे। मान लो ये समुद्र है, नीला ही हो गया, चलो बढ़िया बात है, और नीचे की तरफ ये ऐसे ऊपर से नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद ऐसे पठार के समान इन्होंने एक संरचना बना ली। ये सब मृत डायटम्स है। कैसे है ये? मृत। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो डायएटोमेशियस अर्थ कहलाती है या किसलगर कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगली चीज़, तो डायटम्स आपको अलग अलग कलर के मिल सकते हैं, और वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं वर्णक। तो अगली चीज़ जो है इसमें, वो है इसमें वर्णक। वर्णक को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? पिगमेंट। तो इसके अंदर वर्णक या पिगमेंट क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब वर्णक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसके अंदर हो सकता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए हो सकता है दोस्तों, इसमें हो सकता है क्लोरोफिल सी, दोस्तों। इसके अलावा इसके अंदर हो सकता है ज़ैंथोफिल, तो इसके अंदर इस प्रकार से आपको कुछ वर्णक भी दिखाई दे सकते हैं। बात सही है दोस्तों। यहाँ पे आपको अलैंगिक जनन भी मिल सकता है, लैंगिक जनन भी मिल सकता है। अलैंगिक जनन होगा विखंडन, विभाजन के द्वारा, फिजन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलैंगिक जनन, वो होता है द्विविभाजन के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे लैंगिक जनन की, तो दोस्तों ये लैंगिक जनन होगा यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस के द्वारा, यानी कि युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा, इनके अंदर एक लैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की संरचना, विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, जिसे ऑक्सोस्पोर कहते हैं, जिसे ऑक्सोस्पोर कहा जाता है, ठीक है भाई। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। अगर दोस्तों कभी भी आपसे वैसे ये बात पे भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके जनन के बारे में थोड़ी सी बात भी करेंगे, मगर अगर कभी भी याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो डायटम्स होते हैं इसके अंदर केंद्रक कैसा होता है, तो याद रखिएगा द्विगुणित, यानी कि 2n। तो दोस्तों यहाँ पे डायटम में केंद्रक द्विगुणित होता है।
ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत 100% नहीं होगी। ठीक है, जनन की बात अभी मैं करूँगा, ठीक है, उसके लिए मुझे पूरा बोर्ड एक बार चाहिए होगा, तो जनन की बात अभी हम करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इनका प्रयोग, मैंने आपसे बोला था ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। दोस्तों आपने कभी सुने साउंड प्रूफ चैम्बर, यानी कि आवाज़ रहित, ठीक है, यानी कि साउंड प्रूफ चैम्बर बनाने में, ठीक है। दोस्तों दूसरा इसका एग्जाम्पल है जो पत्थर होती है उसकी घिसाई करने में, ठीक है। दोस्तों ये तापरोधी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। और अगर सबसे बड़ी बात एक और की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक फिल्टर की तरह काम कर सकता है सिरप बनाने में। तो जो सिरप वगैरह होती है, सिरप निर्माण में भी ये उपयोगी हो सकता है। चलिए अब जरा थोड़ी सी बात समझने की हो जाए, लिखने की बात तो बहुत सारी हो गई, अब जरा समझने की बात भी हो जाए। सबसे पहली बात तो इसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पाई जाएगी सेल्यूलोज की, मगर उसके अंदर बीच बीच में कुछ गड्ढे, कुछ गर्त आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सिलिका मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत ही टफ हो जाती है। और ये बहुत ही टफ हो जाती है, बहुत ही कठोर हो जाती है, इसकी वजह से हम इसको इतने सारे यूज़ इसके कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे संरचना अलग अलग आकार की हो सकती है, आपको किसी भी शेप और साइज़ का मिल सकता है, या आयताकार भी मिल सकता है, गोल भी मिल सकता है, ऐसा ऐसा कैसा भी मिल सकता है, चपटा वगैरह कैसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसकी संरचना बहुत ही विभिन्न होती है। ठीक, अगली चीज़ दोस्तों, इसका अगर संरचना देखोगे तो आप सोप बॉक्स के समान होगी। सोप बॉक्स में जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोथिका, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है एपिथिका। दोनों चीज़ याद रखिएगा, एपिथिका और हाइपोथिका। अगली बात, डायटम्स, साइक्लोटेला और नेविकुला, इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। किसके? डायटम्स या क्राइसोफाइट्स के। तो क्राइसोफाइट्स के 3 उदाहरण हैं। अगली चीज़ जिसे हम इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिलिका वाला। ठीक है दोस्तों, किसलगर, जिसे हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। जब डायटम्स मृत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो समुद्र के ऊपर नहीं रह पाते, वो नीचे आ जाते हैं तले में, और तले में इकट्ठे हो जाते थे। तो वर्षों तक जब इकट्ठे होते रहेंगे तो धीरे 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 एक पहाड़ का, एक संरचना का, एक पठार का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ या डायटम अर्थ या किसलगर। अगली चीज़, इसके अंदर वर्णक उपस्थित हो सकते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। तो ये कुछ वर्णक हैं। अब इसके अंदर ये वर्णक पाए जाएंगे। क्लोरोफिल ए इसलिए प्रकाश संश्लेषी काम करेगा, यानी कि स्वयंपोषी होगा, सीधी सी बात है। अलैंगिक जनन इसके अंदर द्विविभाजन के द्वारा होगा। मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे होता है अलैंगिक जनन। एक्चुअली अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों मिला जुला प्रारूप है। यहाँ पे लंबे समय तक अलैंगिक जनन ये नहीं कर सकते। अगर ये लंबे समय तक इसके अंदर अलैंगिक जनन होगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बताऊंगा अभी क्यों, थोड़ा सा इंतजार करिए। लैंगिक जनन इसमें युग्मर्ज के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक जनन में दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल प्रकार की संरचना बनती है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सोस्पोर। सो ऑक्सोस्पोर वाली ये वाली कहानी बहुत जरूरी है। एक्चुअली लैंगिक जनन मतलब आप मान सकते हो अलैंगिक और लैंगिक जनन को, या लैंगिक और लैंगिक जनन को जोड़ने का काम ऑक्सोस्पोर ही करेगा। डायटम्स में जो केंद्रक होता है वो 2n होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। तो याद रखिएगा ये होता है 2n। और प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मतलब सुना तो क्या होगा, आपने देखा तो होगा कि कई बार कुछ गाने वगैरह की रिकॉर्डिंग होती है तो एक ऐसे कमरे में की जाती है तो बिल्कुल साउंड प्रूफ हो, जहाँ से अंदर से बाहर से अंदर आवाज़ नहीं आए और अंदर से बाहर भी नहीं जाए। ऐसे के लिए हम डायटोमेशियस अर्थ को यूज़ में लेते हैं। एक बात, ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा पत्थर या जो मार्बल होता है उसकी घिसाई की जाती है, तो जो बट्टी होती है ना वो बहुत ही कठोर होती है। भाई वो पत्थर जितनी कठोर होनी चाहिए उससे ज़्यादा ही, तभी वो पत्थर को अच्छे से घिस सकती है। तो जो बट्टी होगी इसकी कठोर होगी तो क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर सिलिका उपस्थित है। तो इसलिए हम पत्थर की घिसाई के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगली चीज़, हम इसको तापरोधी भी यूज़ में लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर को रोकता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। जहाँ पर भी मान लो हमको लगता है कि ताप के प्रति कुचालक है, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ताप के प्रति क्या है? कुचालक। यानी कि अगर आपको लगता है कि ताप यहाँ पे ज़्यादा है और तो ताप के प्रति आपको रोकना है, उसको थोड़ा अवरुद्ध करना है, तो आपको इसको यूज़ में ले सकते हो। अगला दोस्तों, सिरप निर्माण में, फिल्टर मतलब उनको छानने में बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी कहानी है डायटम्स के बारे में। आइए अब जरा आगे चलते हैं और अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो डायटम्स होते हैं, देखिएगा जो डायटम्स होते हैं आखिर उनकी संरचना के अंदर आखिर ये विभाजन, जो द्विविभाजन की प्रक्रिया है, ये कैसे होती है। मिलते हैं, ज़रा इसको नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से आते हैं। जी हाँ, तो आ गया हूँ मैं वापस से आप सभी के सामने, और अब हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आखिर ये विभाजन कैसे करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे विभाजन की बात करूं या इनसे जनन की बात करूं, तो आज हम इसके बारे में बात करें कि आखिर डायटम्स का जनन कैसे होता है। तो यहाँ पे डायटम
लिख देंगे और अगले पॉइंट में लिख देंगे हम इसका जनन। दोस्तों मैंने ये बात तो देखो आपसे पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जनन तो भैया हर एक कोशिका करेगी, चाहे वो एक कोशिका हो चाहे वह कोशिका हो। मतलब जनन के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। एवरी सेल्स जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं सब एक काम करेगी जिसका नाम क्या है, जनन। बिल्कुल सही। अब देखिए जरा कैसे होता है। दोस्तों मैंने आपको एक संरचना बनाई थी जिस संरचना को हमने ऐसे बोला था कि एक संरचना ऐसी होती है और इसके नीचे एक संरचना और पाई जाती है जो होती है ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे कर लो ये। ठीक है, एग्जैक्टली इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्यूल। ठीक है, बाकी वो आप लिख लेना जरा। इसको हम बोलते हैं हाइपोथिका। हाइपोथिका। और जो ऊपर वाला भाग मैंने लिखा है इसे मैं क्या बोलता हूं, एपिथिका। आखिर द्विविभाजन द्वारा जनन कैसे होता है वो देखते हैं। दोस्तों आगे एक यहाँ पे एक एरो बना रहा हूं मैं ऐसे, और एरो के बाद इन दोनों संरचनाओं को मैं अलग अलग कर रहा हूं। ऊपर तो मैंने ये अलग कर दिया और दिमाग लगाइएगा अब जरा थोड़ा सा, और नीचे मैंने मान लीजिए ये अलग कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा जो ऊपर ढक के रखता है वो है एपिथिका। ये वाली बात आपको यहाँ से समझ में आ रही है, जो ऊपर ढक के रखेगा उसका नाम है एपिथिका। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक अलग अलग पॉइंट कर रहा हूँ कि ये भी एपिथिका की तरह ही वर्क करेगा, और दोस्तों नीचे वाला भी अब जो वर्क करेगा वो एपिथिका की तरह ही करेगा, यानी कि ऊपर वाला वर्ड ही हो जाएगा ये। यानी कि दोनों के अंदर एक छोटा सा काम हो जाएगा, और वो काम क्या है कि इसके अंदर भी एक ऐसे आ जाएगा और इसके अंदर भी एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगी संरचना। हर बार आप देखा जाए तो आप मुझे एक बार बताइएगा ध्यान से सोच के, मतलब इसमें थोड़ा सा ही सोचना है। हर बार अगर ऐसी चीज़ चलती जाए तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि संरचना बहुत स्मॉल हो जाएगी। भाई ऊपर वाले की संरचना तो चलो मान लिया बड़ी बड़ी चलेगी, या बड़ी कहाँ, अब धीरे धीरे ये भी छोटी होती जाएगी, मगर नीचे वाला तो धीरे 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 करके बिल्कुल छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टेप आपको और बता दूँ, एक स्टेप, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो अगला स्टेप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि आप इसको ऊपर वाले को तो ऐसे कर दो, बना दिया। इसके नीचे ये वाला जो है ये भी ऐसे कर दो, हो जाएगा। इसके नीचे जो ये वाला है ये ऐसे बना दो, हो जाएगा। और लास्ट में जो ये वाला है उसको ऐसे बना दो। ठीक है भाई, सबने बना दिया। इसको सबको एपिथिका कर दोगे तो अंदर की तरफ बस एक काम करो, हाइपोथिका बना दो सब में। इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे बन जाएगा। मगर दोस्तों संरचना धीरे 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 करके छोटी नहीं हो जाएगी, नहीं लगता आपको भाई? बार बार अगर मान लो हाइपोथिका हर बार एपिथिका बनेगा तो हर बार संरचना छोटी होती जाएगी ये तो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति आती है तो लगभग आप एक काम करते हो, ये दोनों के दोनों युग्मकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का क्या होगा? निर्माण होगा। और जब नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा तो इनके संलयन से, ध्यान दीजिएगा, इनके संलयन से एक संरचना बनेगी जिसे हम बोलेंगे एक्सोस्पोर। क्या बोलेंगे? एक्सोस्पोर। लिख रहा हूं मैं इसको, एक्सोस्पोर। और दोस्तों यही जो संरचना है जिसे हमने एक्सोस्पोर बोला, यही संरचना फिर आगे जाके फ्यूचर में इस प्रकार से एपिथिका और हाइपोथिका का निर्माण कर लेगी, बड़े वाले। यानी कि हर बार संरचना कुछ इस तरीके से चलेगी। ये इसका जनन का एक छोटा सा चक्र है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और लिख देता हूं, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसके अंदर भोजन संचित कैसे होता है, तो दोस्तों ये होता है फैट, यानी कि ऑयल, यानी कि तेल को हम बोलते हैं वसा, वेल ल्यूकोसिन, के रूप में। तो दोस्तों एक छोटी सी बात थी हमारे सामने डायटमशियस अर्थ में जो हमने बात की थी, तो आखिर डायटम्स का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि डायटम्स में ऊपर वाला एपिथिका होगा, नीचे वाला हाइपोथिका होगा, बट हर बार हाइपोथिका एपिथिका की तरह काम करेगा। ठीक है, आप ऊपर बना ले, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगली बार हाइपोथिका के ऊपर कर ले, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हमेशा हाइपोथिका को बाहर रखना। हमेशा जो भी हाइपोथिका बनेगी वो अगले के लिए एपिथिका बन जाएगी, बस इतनी सी एक कहानी।
जो भी हाइपोथिका होगी वो अगले वाले के लिए एपिथिका बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा, यानी कि साइज रिडक्शन, यानी कि आकार का छोटा होना, छोटा होता जाएगा। छोटा छोटा होता जाएगा तो इसका वर्चस्व भी नहीं बचेगा। तो एक स्थिति जिस कंडीशन में इनको लगता है कि आकार अब बहुत छोटा हो गया, उस स्थिति में ये अब लैंगिक जनन का करेंगे। और लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले क्या होगा, नर और मादा युग्मक का निर्माण होगा और उसके बाद संलयन होगा, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों लैंगिक जनन की अभिक्रिया पूर्ण हो गई। लैंगिक जनन, और इसी लैंगिक जनन की अभिक्रिया को जैसे ही आपने पूर्ण किया तो आपको पता लग गया कि आगे जाके एक संरचना बनेगी जो मैंने जस्ट इससे पहले लिखवाई थी, जिसका नाम था ऑक्सोस्पोर। तो ऑक्सोस्पोर का क्या कर देते हैं आप निर्माण, यही ऑक्सोस्पोर होता है जिसके अंदर वापस से इन चीज़ों का निर्माण हो जाता है। एक कवच की तरह भांति कार्य करता है ऑक्सोस्पोर, कवच मटके टाइप में, उसके अंदर वापस से एपिथिका और हाइपोथिका का क्या हो जाएगा, निर्माण। और कहीं ना कहीं आपका यही प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं डायटम्स और क्राइसोफाइट और गोल्डन एल्गी और एक और नाम समुद्र के आभूषण। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक जितनी भी बात मैंने मेरे जितने भी साथियों को समझाई है बहुत ही अच्छे से खोपड़ी में बैठी होगी, बैठने ही देना, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं और मिलते हैं हम जरा एक और प्रकार के प्रोटिस्टा से। दोस्ती करवाऊंगा अभी सबसे, एक एक करके मिलेंगे, मगर इसको नहीं पता लगना चाहिए आप उसके भी दोस्त हो, मगर हम सबके दोस्त हैं, ठीक है भाई। फटाफट से आगे चलेंगे और मिलते हैं अब प्रोटिस्टा के अगले भाई के साथ, अगले प्रकार के साथ। एक ही बात है वो। तो सबकी को अपना वादा याद है और आप लोगों का वादा ये था कि अभी हम आने वाले हैं। दोस्तों वादे के मुताबिक मैं भी आ चुका हूँ, तो शायद आप सब भी आ चुके होंगे। दोस्तों अब हम जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम सबसे पहले मतलब इनफैक्ट अब कवच के बाद एक चीज और स्टार्ट कर देते हैं और वो वाली चीज के लिए हमारी बुक के अंदर अलग से चैप्टर दे रखा है। दोस्तों दो बातें हैं, दो जगत और हैं जिनके लिए अलग अलग चैप्टर दे रखा है, तो मैं उनको चैप्टर्स में ही आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों जिसमें एक जगत है जिसे आप बोलते हैं पादप जगत और एक जगत है जिसे आप बोलते हैं जंतु जगत। ये दो अलग अलग जगत है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक हल्का फुल्का सा डिटेल से अगर हम बात करें तो हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे जंतु जगत की बात करता हूं तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जंतु जगत। दोस्तों बोलते हैं इसे एनिमल किंगडम। दोस्तों जंतु जगत क्या होता है पता है, प्रकृति के ऊपर सूक्ष्म जीवों के अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप हो गए, मैं हो गए, भेड़ बकरियां गधे घोड़े जो भी हो गए, सब जंतु जगत के अंदर आएंगे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चल के जंतु जगत को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जंतु जगत के बारे में दो तीन चीजें आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। पहली बात तो दोस्तों इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये परपोषी मतलब विषम पोषी होते हैं, यानी कि ये स्वयपोषी नहीं होते, ये होते हैं परपोषी, किसी दूसरे के ऊपर ही पोषण प्राप्त करते हैं। तो दो तीन चीजें जो यहाँ पे जरूरी है, जो पहली चीज है वो क्या दोस्तों, ये होंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय होने के साथ साथ ये होंगे यूकैरियोटिक। दोस्तों ये होंगे विषम पोषी, मतलब ये होंगे परपोषी। भैया आप धूप के अंदर जाके ऐसे नहीं खड़े हो जाते, चलो 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 भैया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करनी है मुझे, नहीं, तुम किसी और के ऊपर ही निर्भर हो, इसका मतलब वो सब विषम पोषी है। ऐसा मत कहना कि सर मैं तो खुद खाना बनाता हूँ, मैं तो स्वयपोषी हूँ ना। अभी तुम खाना बनाते हो बस, मगर उसका कच्चा माल तो कहीं बाहर से लाते हो। तो जो कच्चा माल तुम लाते हो ना, वो कच्चा माल तो कोई बनाता है ना, तो वो स्वयपोषी है, आप तो नहीं हो। तो याद रखिएगा पहली चीज जो है जंतु जगत के लिए, जंतु जगत क्या चीज होती है आप सभी लोगों को पता है। तो प्रकृति के ऊपर ये जंतु और पादप बहुत ज्यादा विशाल अमाउंट में मिलते हैं। मगर ये बात तो देखो बहुत अच्छी चीज है कि ये यूकैरियोट होते हैं, इनके अंदर केंद्रक सुविकसित होता है, सारे कोशिकांग उपस्थित होंगे, मगर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। बस इतनी सी थोड़ी सी रहम कर देना इनके ऊपर, कोशिका भित्ति नहीं तो फेयर एंड हैंडसम और ये क्रीम प्रीम अटरम शटरम लगती है, ये कैसे लगेगी भैया, ये तो लगी नहीं पाएगी। ये क्यों लगती है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। बिल्कुल सही है, खोपड़ी में मेरी बात बैठ गई, अच्छे से बैठी गई होगी भाई, ठीक है। अगली चीज, अगली जो बात आती है दोस्तों वो आती है पादप जगत की। किसकी आती है, पादप जगत। इसे आप बोलते हो प्लांट किंगडम। दोस्तों पादप जगत की मैं आपको जरा एक चीज बता दूं कि प्रकृति के ऊपर अगर आप पादप की बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा जगत है। मतलब ये इतना बड़ा जगत है कि अगर आप ढूंढने भी लगे तो भी शायद आपको
मिलते ही रहेंगे। हम ऐसा कहते हैं कि अगर डेली डेली हम लगभग 100 वैरायटी तक भी ढूंढते रहे तो हमें कई साल लग जाएंगे प्रकृति में भी। मतलब पादप और जंतु इस प्रकृति में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में उपस्थित है पृथ्वी पर, ठीक है। तो आप पादप जगत के बारे में ये वाली बात बोल सकते हो। दोस्तों इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, पर्णहरित की उपस्थिति होती है, आपको सब कुछ पता है। तो पहली बात, इसमें हरित लवक उपस्थित होगा। हरित लवक होने के साथ साथ इसमें पर्णहरित पाया जाता है। आपने सुना होगा क्लोरोफिल, ठीक है। और ये दोस्तों कैसे होंगे, स्वयंपोषी होंगे। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी और कोशिका भित्ति किसकी होगी, सेल्यूलोज की, ठीक है। और ये किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज। दोस्तों कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनती है, मगर उसके ऊपर जो आपको टफ पार्ट दिखता है वो बना होता है लिग्निन से। याद रखिएगा जहां पे भी आपने लिग्निन रख दिया वो कोशिका मृत हो जाएगी। तो अगर कोशिका को आपको मृत करना है तो आप उसके ऊपर लिग्निन बना दो, लिग्निन बना दिए तो कोशिका फिर मृत हो जाएगी। सही बात है। और ये दोस्तों एक लाइन जरूर याद रखिएगा, कोशिका जो भित्ति होती है वो मृत बट पारगम्य होती है। ये एक लाइन है दोस्तों, खोपड़ी में बैठा के रखना हमेशा, मृत और पारगम्य। जब लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन देखोगे, आपने रिवीजन वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं जरा तो आपको थोड़ा सा पादप जगत के लिए थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूँ कि आखिर पादप जगत को आप लोग कैसे क्लासिफाइड करते हो। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे जो बात है वो है पादप जगत की। तो दोस्तों पादप जगत को आप दो भागों में बांट देते हो, एक होता है क्रिप्टोगेम्स, एक होता है फेनेरोगेम्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स को आप फिर तीन भागों में बांट देते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम्स को आप दो भागों में बांट देते हो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म को आप दो भागों में बांट देते हो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। अब जरा देखो ये बहुत जल्दी से कर दिया मैंने, जरा इसको थोड़ा सा आसानी से करते हैं। दोस्तों ऐसे करके आप एक डायग्राम बना लेंगे, बिल्कुल एज इट इज बन जाएगा, मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रिप्टोगेम्स। दोस्तों क्रिप्टो गेम्स को कई बार क्रिप्टो गेमिंग भी बोला गया है, तो गेमी या गेम्स बात एक ही है, अलग अलग चीज नहीं है। और दोस्तों दूसरी चीज है उसे हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स, तो इसे आप क्या बोलते हैं, फेनेरोगेम्स। दोस्तों क्रिप्टो गेम्स को आप आगे तीन भागों में बांट देते हो, एक होता है थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टो गेम्स को आगे जाके तीन भागों में बांट दोगे, तीन भाग कर दो भैया फटाफट से, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे से आप कर देते हो पहली चीज जिसे आप बोलते हो थैलोफाइटा, अगला जिसे आप बोलते हो ब्रायोफाइटा, और अगला जिसे आप बोलते हो टेरिडोफाइटा, ठीक है। तीन चीजें याद रहेगी। अब है फेनेरोगेम्स के आप दो भागों में बांट देते हो, एक तो होता है नग्नबीजी, ठीक है, और एक अनग्नबीजी। मतलब आप इसको दो भागों में बोल सकते हो, एक आप बोल सकते हो क्या इसमें, एक आप बोल सकते हो जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। तो फेनेरोगेम्स को भी आप आगे दो भागों में बांट सकते हो, जिसमें दोस्तों एक तो है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। दोस्तों एंजियोस्पर्म को आप आगे भी दो भागों में बांट सकते हो, एक हो सकता है एक बीजपत्री और एक दूसरा हो सकता है द्विबीजपत्री। दोस्तों एक बीजपत्री को आप इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकॉट और द्विबीजपत्री को बोलते हो आप डाइकॉट। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों हम लोगों ने पादप जगत जो होता है ना इस पृथ्वी पर बहुत ही विशाल है। आपको हर तरीके के पादप मिलेंगे, छोटे पादप भी मिलेंगे, बड़े पादप भी मिलेंगे, आपको घास भी मिलेगी और वहीं पे आपको पीपल का पेड़ भी मिलेगा। तो आप देखा जाए तो आप पादप की वैरायटीज को बहुत ज्यादा बोल देते हो। आप कहते हो कि सिर्फ प्रकृति के ऊपर, सच में अगर देखा जाए तो इतनी सारे क्या पादप उपस्थित है, बिल्कुल सही बात है। प्रकृति के ऊपर पादप की वैरायटीज बहुत ज्यादा है। और दोस्तों याद रखिएगा जो पादप होते हैं ना वो होते हैं पर्णहरित से युक्त। आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जनरली कुछ ऐसे ही कोशिका में पाया जाता है जो स्वायत्तशासी कोशिकांग बोलते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट को। और एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर हरित लवक उपस्थित होता है। आपने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, याद है। सूरज के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति में पादप के द्वारा जब CO2 और जल के द्वारा
क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दोस्तों स्वयंपोषी करते हैं। इसी चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको स्वयंपोषी और परपोषी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो आप याद रख सकते हैं कि ये स्वयंपोषी है, खुद का खाना दोस्तों खुद ही बनाते हैं, आप नहीं बनाते। तो आप जंतु के अंदर है मगर ये बनाते हैं और इनके पास कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। दोस्तों पादप जो होते हैं वो इस पृथ्वी के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा शैवालों से मिलते हैं, मगर आप ये कह सकते हो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आप लोग उनसे बहुत ज्यादा खाना प्राप्त करते हो, फूड। दोस्तों आप लोगों को खाना वहीं से ही मिलता है, आप लोगों को नाइट्रोजन भी वहीं से ही मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आप तो कर नहीं सकते, तो पेड़ पौधे ही कर पाते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जब आप पेड़ पौधों को खाते हो तो आपके अंदर भी वो वाले नाइट्रोजन आसानी से आ जाते हैं। सो ओवरऑल मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि पादप स्वयंपोषी होंगे क्योंकि इसके अंदर हरित लवक पाया जाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार का हरित लवक पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। कई सारे हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कई सारे। मगर इसमें सबसे बड़ा जो हरित लवक है, जो सबसे ज्यादा अमल में प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिक्रिया केंद्र की भांति कार्य करता है, बहुत ही ताकतवर है, वो है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को आप बोलते हो अभिक्रिया केंद्र। ये जो भी मैं बात बोलता हूँ कॉपी के ऊपर जो आपसे जगह छुड़वाता हूँ, जो आप छोड़ते हो वहाँ पे लिख दिया करो, काम की चीजें हैं। आगे आगे चलता रहूंगा, आगे आगे आती रहेगी, तो आप कहोगे ओहो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, बहुत ही बढ़िया बात। ठीक है, जरा एक स्माइली तो दे दो, बिल्कुल सही है। हंसते रहा करो बस लेक्चर के बीच में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, बट मुझे सुना करो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली बात, हम लोग अगर पादप की बात करते हैं तो इसके अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति, और पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से। दोस्तों तीन बात याद रखना, पादप की कोशिका भित्ति बनेगी सेल्यूलोज से, कवक की कोशिका भित्ति बनेगी काइटिन से, और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनेगी पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये तीनों बात आपको अच्छे से अपनी खोपड़ी के किसी कोने के अंदर बहुत ही संभाल के रखनी। रख लो, रख लिया ना, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अगली वाली चीज में मैं आपको ये वाली बात बोल सकता हूँ कि अगर आप कभी भी पादप की बात करेंगे तो इस पादप जगत को आप दो भागों में बांट दोगे, एक होगा क्रिप्टोगेम्स, एक होगा फेनेरोगेम्स। तो देखा जाए तो ये दोनों वर्गीकरण है जो है, ये मैं आपको पादप जगत के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। मगर मैं आपको ये वाली बात जरूर बोलूंगा कि पादप जगत के अंदर जब आप ये चीज पढ़ते हो तो उससे पहले आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। दोस्तों आप लोगों ने जड़, तना, पत्ती, पुष्प वगैरह इन सबके आधार पर पादप को दो भागों में बांट दिया। मैंने आपको पहले भी कहा था विभाजन क्यों जरूरी है। विभाजन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ढूंढना जब पड़ता है तो आपको आसानी से कोई भी चीज मिल जाए। अब अगर आपको कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है तो फिर विभाजन करना आसान है। याद है मेरी बात, मैंने आपसे बोला था आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग कॉपी बना रखी है। क्यों? क्योंकि आपको जब कोई भी चीज ढूंढनी है तो आप आसानी से उसको ढूंढ सको, ये तो विभाजन है। आपको मसाले ढूंढने होते हैं तो किचन के अंदर जाते हो भैया, जाते हो नहीं जाते? ड्राइंग रूम में जाके कौन मसाला ढूंढता है? नहीं ढूंढता ना कोई भी। सोप ढूंढना होता है तो आप वॉशरूम के अंदर जाते हो, किचन के अंदर जाके कौन सोप ढूंढता है? सीधी सी बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखनी है कि सर ने क्यों बोला था। तो वर्गीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको चीजें आसानी से मिल जाए। आपको चीजें जब आसानी से मिल जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वर्गीकरण की बहुत आवश्यकता होती है। अगली चीज, क्रिप्टोगेम्स को आप तीनों भागों में बांटते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दोस्तों क्रिप्टोगेम्स में अगर टेरिडोफाइटा को बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो तीनों ही जरूरी है। और थैलोफाइटा में हम लोग डिस्कस करते हैं एल्गी यानी कि शैवाल को, कवक को और लाइकेन को, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये पहला एक उभयचर यानी कि फर्स्ट एम्फीबियन है प्लांट किंगडम का, जो कि ये जनन के लिए जल को यूज में लेते हैं। ठीक है, और खुद रहते तल पे मतलब स्थल पे। और टेरिडोफाइटा पहला दोस्तों इसके अंदर संवहनीय ऊतक जो है वो विकसित होने की जो श्रेणी है उसके अंदर टेरिडोफाइटा आसानी से यूज में लिया जाता है। अगली चीज है दोस्तों फेनेरोगेम्स की। दोस्तों फेनेरोगेम्स क्या होते हैं? दोस्तों क्रिप्टोगेम्स के बाद दूसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। और फेनेरोगेम्स का मतलब होता है कि जहां पे जड़, तना, पत्ती वगैरह यानी कि थोड़े से विकसित किस्म के पादप है। विकसित का मतलब 2G के बाद 3G आ गया भैया, ओहो सर बड़ा विकसित है, यही बात, ये विकसित है। अब अगर ये विकसित हैं तो विकसित होने के लिए दो चीजें हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं हम नग्न बीजी। नग्न बीजी का मतलब जिनके बीज नग्न हो। नग्न हो इसका मतलब उनके बाहर बीज जो नहीं हो, बस सीधी सी बात, जो नग्न हो गए, तो इसे हम बोलते हैं नग्न बीजी। और दोस्तों दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं हम जो नग्न बीजी नहीं हो, अनग्न बीजी। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये बहुत ही विकसित है, और इनके बारे में तो भैया कहना ही क्या, ये भाई साहब होते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। शायद इन सब चीजों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को लेके। एक बीजपत्री का मतलब जिसमें बीजपत्र की संख्या 1 हो,
द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें बीजपत्र की संख्या 2 हो। तो अगर वो बीजपत्र 1 है तो वो एक बीजपत्री, बीजपत्र 2 है तो वो द्विबीजपत्री। वैसे मेरे हिसाब से आप अगर मेरे पहले वाले लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से देखे हो तो आप लोगों को क्लियर होगा एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। मगर फिर भी अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो याद रखिएगा एक बीजपत्री मतलब घास, घास जो घर के बाहर आसपास होती है, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब पीपल, बरगद, ये सब द्विबीजपत्री है। एक टिफिन होगा तो एक बीजपत्री, दो टिफिन लेके जाओगे तो द्विबीजपत्री। ज्यादा विकसित कौन है? द्विबीजपत्री विकसित है इस पूरे पादप जगत के अंदर। बात सही है? खोपड़ी के अंदर बैठनी चाहिए, आराम से बैठा के रखो, पढ़ते रहो, हंसते रहो और बस खाते रहो, ठीक है? टेंशन बस फ्री रहो। ओवरऑल बस बात यह है कि पढ़ाई में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आराम से थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते रहो, फटाफट से सिलेबस हो जाएगा, फटाफट से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, फटाफट से डॉक्टर बन जाओगे। बस इतना ही चाहिए, बस इतना सा ख्वाब है और कोई ज्यादा का ख्वाब नहीं, ठीक है भाई? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की जो कहानी है वो हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रही। आगे मिलते हैं एक और लेक्चर को फटाफट से आपके लिए लेके आता हूँ। यहाँ तक के लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।